नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा और एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि आप लोग इस मुश्किल वक्त में HW न्यूज का साथ दे रहे हैं। बहुत आसान है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर जाइए और जैसे आप ये ज्वाइन बटन दबाते हैं, आपके सामने हमारी सदस्यता ग्रहण करने के 3 पड़ाव सामने उभर कर आते हैं। इनमें से एक को चुनिए और हमारे हाथ मजबूत कीजिए ताकि इसी तरह से हम लोगों के मुद्दे और आपके मुद्दे बेखौफ उठाते रहें। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की और उसके रामराज जी की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी बचाने में बचे हुए हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सियासत चल रही है क्योंकि मुकाबला है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, मगर राज्य के अंदर वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर चरमरा रही है, वहां पर किस तरह से उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, उसकी मैं आपके सामने मिसाल पेश करने वाला हूं। मगर सबसे पहले यह खबर जो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, बहुत ही शॉकिंग खबर है। और कल्पना कीजिए अगर यही खबर राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ या झारखंड में हुई होती तो हमारे मीडिया ने कितना बड़ा बवाल किया होता। खबर आपके सामने न्यूज 24 की। आगरा पारस अस्पताल में मरीजों की ऑक्सीजन बंद करके 5 मिनट का किया मॉक ड्रिल, जिसमें 22 मरीजों की मौत हुई। डॉक्टर ने वीडियो पर अपनी हरकत कबूल की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हिंदुस्तान इसी खबर पर क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश आगरा के अस्पताल का वीडियो वायरल, 5 मिनट की मॉक ड्रिल और छट गए 22 मरीज, जांच के आदेश। क्या कह रहा है एनडीटीवी? ऑक्सीजन मॉक ड्रिल 22 टर्न ब्लू, प्रोब इनटू यूपी हॉस्पिटल ओनर्स ऑडियो। एक वीडियो सामने आया है जिसमें आगरा के इस अस्पताल, पारस अस्पताल का जो मालिक है वो ये कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी थी, लोग समझ नहीं रहे थे, ऑक्सीजन तो योगी आदित्यनाथ नहीं दिलवा सकते, तो मैंने क्या किया, 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दिया। ये कोई और नहीं दोस्तों, एक अस्पताल का मालिक कथित तौर पर अलेजेडली इस वीडियो में कह रहा है। आप ये वीडियो देखिए दोस्तों और फिर मैं इसके बाद इसकी चर्चा करूंगा। बोले बॉस, आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पर फूल गए। हमने भैया फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात, समझो बात। कुछ लोग कर समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने कहा कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी बन गए। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, शून्य कर दिए सबके। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छटपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो, 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जो बचे 74 बचे। सही बात है। महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो दी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। हाँ, कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। तो करीब 1.5 मिनट का ये वीडियो था दोस्तों। इस पर क्या कहना है वहां के स्वास्थ्य मंत्री का एनडीटीवी को दिए गए इस बयान में? मैंने इसको लेकर शिकायत जो है वो हासिल की है कि कई मुद्दे थे ऑक्सीजन दिलाने को लेकर पारस अस्पताल में। इस चीज को लेकर जांच जारी है और जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी मैं आप तक जो है इसका पूरा ब्यौरा पहुंचाऊंगा। ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जय प्रताप सिंह ने दिया है। आज मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि ये अस्पताल इतने बेखौफ कैसे हो गए कि 5 मिनट तक इन्होंने ऑक्सीजन बंद कर दी, और वो भी मॉक ड्रिल। यानी कि चलो देखते हैं क्या होता है, मरीज डर जाएंगे, कुछ लोग अपने खुद ऑक्सीजन टैंक्स लेकर आएंगे। इस तरह की बातें कौन कहता है दोस्तों? इस वीडियो की विश्वसनीयता की जांच होनी चाहिए। इस बात की जांच भी होनी चाहिए कि क्या वाकई 22 लोग मारे गए, और यह हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैंने शब्द हूं दोस्तों क्योंकि यह वो दौर था जहां लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। हम यह सोच रहे थे कि जिन लोगों को ऑक्सीजन मिल गया
वो लोग खुशकिस्मत थे, मगर कल्पना कीजिए अगर आप पारस अस्पताल में, आगरा के पारस अस्पताल में भर्ती थे तो आपकी क्या हालत हुई होगी। और उत्तर प्रदेश में दास्तानें खत्म होने का नाम नहीं ले रही दोस्तों। वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश मिश्र का यह ट्वीट देखिए, यह जानकारी देखिए। इसके ऊपर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारत समाचार ने विस्तृत तौर पर खबर भी की है। खबर क्या है, पहले ये ट्वीट पढ़िए। यह नाइंसाफी की इंतहा है। प्रयागराज की पावन धरती आज शर्मसार है। एक युवती के साथ सरकारी अस्पताल में गैंगरेप हुआ। युवती ने पुलिस को बयान भी दिया, लेकिन एफआईआर तक नहीं लिखी गई। आज युवती ने उसी अस्पताल में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जिंदा थी तो इंसाफ के लिए दुत्कारी गई। यह अमानवीयता है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं कि भारत समाचार ने इस खबर को कैसे किया। प्रयागराज के अंदर इस युवती के साथ पहले यह नाइंसाफी होती है, उसका बलात्कार होता है, उसका एफआईआर तक प्रयागराज पुलिस नहीं लिखती है। भारत समाचार के मुताबिक आज उसने दम तोड़ दिया। मुझे याद आ गई हाथरस की दोस्तों, किस तरह से पहले उस गुड़िया को दुत्कारा गया। उत्तर प्रदेश प्रशासन यह भी मानने को तैयार नहीं था हाथरस के अंदर कि उसका गैंगरेप हुआ था। लॉ एंड ऑर्डर एडीजी जो हैं वो पत्रकारों के सामने आकर कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं। बाद में खुद सीबीआई ने, मोदी सरकार की सीबीआई ने कहा कि हां बलात्कार हुआ था। आज वही प्रयागराज की इस बिटिया के साथ हुआ है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में आप देखिएगा दोस्तों, शायद इस लड़की का बयान लिया जा रहा है। यह वीडियो उस वक्त का है जब वो जिंदा थी। और मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से अगर यह वीडियो आप लोगों को विचलित कर रहा हो। देखिए ये वीडियो। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस तरह की नाइंसाफी किस राज्य की पुलिस अपने आम जनता के साथ कर रही है? मैं आपसे जानना चाहता हूं किस राज्य के अस्पताल इस कदर बेखौफ बगैर डरे अपने मरीजों के साथ यह अत्याचार कर रहे हैं जो आगरा के पारस अस्पताल ने कथित तौर पर उन 22 मरीजों के साथ किया। खुद स्वास्थ्य मंत्री जयराज सिंह ने कहा है ना कि मैं इसकी जांच करूंगा। यह कैसे हो रहा है बताइए ना। और ये मुद्दे क्यों ना उठाए जाए? मैं जानना चाहता हूं इस वक्त भी उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी प्राथमिकता इस बात को लेकर है कि हम चुनाव कैसे लड़ें। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर लगातार मंत्रणाएं चल रही है। इस वक्त बीजेपी और आरएसएस इस धर्म संकट में है कि योगी जी को चेहरा बनाकर हम चुनाव लड़ें या न लड़ें, और अगर हम उन्हें हटा देते हैं तो कहीं हिंदू वोट्स नाराज ना हो जाएंगे। इनकी सारी प्राथमिकता इस बात पर है। और आज की तारीख में जो मुद्दों को उठाना चाहता है उससे दबाया जाता है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये सूर्य प्रताप सिंह है। आप जानते हैं सूर्य प्रताप सिंह एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, और ये वो शख्स हैं जब अखिलेश यादव की सरकार थी उस वक्त भी बेबाकी से अखिलेश यादव सरकार से सवाल किया करते थे। आज इन पर 6 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। और आप जानते आज उन्नाव पुलिस ने एक बुजुर्ग रिटायर्ड आईएएस अफसर की जो सिर्फ लोगों के मुद्दे उठाता था, उसे पूछताछ के लिए बुलाया 12 बजे। क्या कह रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और मैं क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि जनता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, बलात्कार पीड़िता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं। अब जो लोग आपके मुद्दे उठा रहे हैं उनका क्या हाल किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह? उन्नाव पुलिस ने मुझे नोटिस देकर थाने में हाजिरी के लिए आज दोपहर 12 बजे बुलाया था और मैं पूछताछ में सहयोग करने के लिए रवाना हो गया हूं। प्रदेश में 6 अलग अलग थानों पर मुझ पे मुकदमे हैं। माननीय हाईकोर्ट की भी अलग अलग बेंच हैं। आगे क्या कहते हैं सूर्य प्रताप सिंह आपके स्क्रीन पर? आपको क्या लगता है मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किस ट्वीट के लिए किया जा रहा है? नहीं, इनका गुस्सा है फर्जी लेखपाल की पोल
मैंने क्यों खोली जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को ट्वीट डिलीट करना पड़ा? क्यों मैं बिकरू कांड पर सवाल पूछता हूं? क्यों मैं राशन घोटाले की पोल खोलता हूं? उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम जनता को इतनी सी बात बताने की हिम्मत रखे कि वो मुझ पर मुकदमा क्यों करवाती है। दर्द कहीं और का है, निकलता कहीं और है। खुद मुख्यमंत्री ने दुर्गेश चौधरी की लेखपाल बनाए जाने का फर्जी ट्वीट किया और फिर डिलीट करके भाग गए। उन पर मुकदमा हुआ। सूर्य प्रताप सिंह को इस तरह परेशान किया जा रहा है, वो उनके इस ट्वीट से पता चलता है। सूर्य प्रताप सिंह कह रहे हैं कि अब तक उनसे मिलने की जगह को 4 बार बदला जा चुका है और अब उन्हें एक ओवरब्रिज के नीचे बुलाया जा रहा है बयान दर्ज करने के लिए। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को थोड़ी सी भी शर्म आ रही है? आखिर वो सूर्य प्रताप सिंह को एक अपराधी की तरह, उनके साथ एक अपराधी की तरह क्यों बर्ताव कर रहा है? सही मुद्दे उठा रहे हैं यहां पर। और आप जानते हैं इन पर ताजा मुकदमा क्या किया गया है? क्योंकि आपको याद होगा वो कथित वीडियो सामने उभर कर आया था और उस वीडियो के अंदर यह दावा किया जा रहा था कि आप 25 ट्वीट कीजिए और इसके बदले में आपको 50 रुपए मिलेंगे। और खुद योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया टीम से इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक शख्स आशीष पांडे है। आशीष पांडे की पत्नी कह रही है कि मेरे पति ने तो सिर्फ योगी जी की सेवा की और उसके अलावा कुछ नहीं किया। आखिर मुझे अपना पक्ष रखने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है? और यह जो 2 रुपए के लिए ट्वीट करने का जो पूरा मामला था, इस पर दैनिक भास्कर ने भी खबर की। जब सूर्य प्रताप सिंह ने यह बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश की तो उन पर मुकदमा कर दिया गया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, खुद आशीष पांडे की पत्नी कह रही है ना कि मेरे पति ने योगी जी की सेवा की, आज मुझे कहने का अधिकार किया जाए, मुझे अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाए। 2 संदेश हैं आम जनता के लिए। पहला संदेश, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल मशीनरी, उनकी आईटी सेल का हिस्सा है ना, और उस आईटी सेल का हिस्सा बनकर आप समाज में जहर फैला रहे हैं, मेरे जैसे पत्रकारों को निशाना साध रहे हैं, सूर्य प्रताप सिंह को निशाना साध रहे हैं, अन्य पत्रकारों पर निशाना साध रहे हैं, यह देखिए आपके साथ क्या होगा। आशीष पांडे की मिसाल इस बात को प्रमाणित करती है। यह इस बात का प्रमाण है। आशीष पांडे तो सिर्फ एक मोहरा था, कौन कंट्रोल कर रहा था सब जानते हैं, मगर अब आशीष पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताइए, आज उनकी पत्नी बिलख रही हैं, रो रही हैं कि मेरे पति के साथ ऐसा क्यों किया गया है। ये तमाम सवालात हैं, आप उससे बच नहीं सकते। और मैं जानता हूं आप में से कई लोग अभी भी कहेंगे कि अभिसार जी आप तो सिर्फ भाजपा शासित राज्यों की बात करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसी कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से महाराष्ट्र में अस्पताल में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई और वहां लोगों की मौत हो गई। मैंने उद्धव ठाकरे से सवाल किए थे। जब पालघर में 2 संतों की लिंचिंग हो गई थी तो मैंने वहां की पुलिस से सवाल किए थे। मगर मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे बताइए किसी गैर भाजपा राज्यों में आपने देखा है कि पत्रकारों को ऐसे टारगेट किया जाता है, समाज सेवकों को इस तरह से टारगेट किया जाता है कि अगर वो कोरोना का मुद्दा आपके सामने लेकर आए? मुझे बताइए ना, किस राज्य में इस तरह से पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है? किस राज्य में सरकारें इस तरह से झूठ बोलती हैं? यह मत भूलिए, राजस्थान के अंदर जब टीका बर्बाद किया जा रहा था, जब वहां के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा कटघरे में थे, तो मैंने वो मुद्दा उठाया था अपने कार्यक्रम में। मगर चाहे अशोक गहलोत हो, अमरिंदर सिंह हो, हेमंत सोरेन हो, उद्धव ठाकरे हो, ये लोग कभी मुद्दे को नहीं दबाते इस तरह से और लोगों पर दमन करके। मैं आपके सामने लगातार मिसालें दे रहा हूं। ऐसी मिसालें आपको किस राज्य में मिलती हैं बताइए? अब एक और खबर दिखाता हूं दोस्तों, यह भी अपने आप में शर्मसार करने वाली खबर है। यह है दैनिक भास्कर की खबर। इस खबर का पहला पन्ना देखिए। इनका कहना है कि कोरोना से इस तारीख में इतने लोगों की मौत हुई। दैनिक भास्कर की पड़ताल में यह पता चला है कि सिर्फ अहमदाबाद के एक अस्पताल में 3000 से ऊपर लोगों की मौत हुई है, जबकि सरकार का यह दावा इस खबर के मुताबिक, पूरे स्क्रीन पर देखिए,
कि 3000 लोगों की मौत हुई, जबकि दैनिक भास्कर ने अपनी पड़ताल में पाया है कि 3000 मौतें तो सिर्फ एक अस्पताल से हुई। आप मुझे बताइए ना, इस तरह से आंकड़े किस राज्य में छिपाए जाते हैं? यह भी बीजेपी शासित राज्य है। और क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पत्रकारों में हिम्मत नहीं होती बीजेपी से सवाल करने की। वो लोग मोदी जी से सवाल नहीं कर सकते हैं, मोदी जी की गलतियों पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, और इसी का फायदा बीजेपी के अन्य राज्य उठाते हैं। कभी मध्य प्रदेश से सवाल नहीं होते हैं, उत्तर प्रदेश से तो होते ही नहीं हैं, गुजरात के कभी सवाल नहीं होते हैं, और कुछ गिने चुने पत्रकार, दैनिक भास्कर जैसी कुछ गिने चुने अखबार हैं जो आपके सामने मुद्दे उठाकर लाते हैं। और इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। कल क्या हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि 18 से 44 साल के लोगों को अब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। उसके बाद जो तमाम भक्त थे और ये गोदी मीडिया थे, उनकी जय जयकार करने लगी थी। मगर हकीकत क्या थी? हकीकत यह थी कि 31 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपकी जो वैक्सीन पॉलिसी है वो वाहियात है, मनमानी है। कहा था कि नहीं? आपके स्क्रीन पर उनका बयान। और आप जानते हैं, गोदी मीडिया फिर लग गया। गोदी मीडिया क्या कहने लगा? गोदी मीडिया ये कहने लगा कि मोदी सरकार ने तो 1 जून को ही फैसला कर लिया था और अदालत ने यह फैसला जो है वो 2 जून को सुनाया था। सरासर झूठ। अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह खबर, सुप्रीम कोर्ट का बयान। देयर नीड्स टू बी वन प्राइस फॉर कोविड-19 वैक्सीन अक्रॉस द नेशन। और इसकी तारीख देखिए, 31 मई। नीचे देखिए, बार एंड बेंच। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो घटनाक्रम होती है या अदालतों के अंदर जो घटनाक्रम होता है, यह सबसे सटीक जरिया है जानकारी हासिल करने का, बार एंड बेंच। इसमें तारीख साफ तौर पर लिखी हुई है 31 मई को। और सरकार ने अगर फैसला किया भी होगा 1 जून को, तब भी सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद। मगर पूरा गोदी मीडिया दोस्तों लग गया था कि आप किसी तरह से बचाना है मोदी सरकार। मगर आज मैं कुछ और सवाल करना चाहता हूं। कुछ लम्हों के लिए मैं मान भी लूं कि यह मोदी सरकार का फैसला था कि 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाए। क्या आप जानते हैं कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया था तो मोदी सरकार ने क्या कहा था? मोदी सरकार ने यह कहा था कि कुछ मामले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें हम चुप नहीं बैठ सकते, खासकर जब सरकार लोगों के हित की बात ना कर रही हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको सुप्रीम कोर्ट में लताड़ लगाई जा रही थी तो आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल क्यों कर रहे थे? और बात यहां नहीं रुकती है। दिल्ली के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, उस वक्त भी अगर दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल ना दिया होता तो सोचकर ही सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि दिल्ली के अंदर कितने हजारों लोग मारे जाते। यह तो शुक्र है दिल्ली हाईकोर्ट का, उन्होंने दखल दिया और केंद्र सरकार को, अरविंद केजरीवाल सरकार को ऑक्सीजन मुहैया कराना पड़ा। यह इनका रवैया है। और यह ना भूलें दोस्तों, मार्च 2020 में इन्होंने कोरोना को बड़ी आपदा घोषित कर दी थी। मगर अक्टूबर में जाकर, जी हां, करीब 8 महीने बाद इन्होंने ऑक्सीजन को लेकर करीब 160 टेंडर्स जारी किए। और बाद में अप्रैल में खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया कि उन 160 ऑक्सीजन प्लांट्स में से जिसका टेंडर जारी किया गया था, सिर्फ 32 तैयार हुए। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अपनी पड़ताल थी, उनका अपना बयान थी, जो मुझे याद है उन्होंने ट्विटर पे जारी किया था। सरकार की गलतियां इस तरह से सामने हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अगर आपको गांधारी बनना है, धृतराष्ट्र बनना है, तो आपके इसकी कमी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आप गांधारी और धृतराष्ट्र बनते रहेंगे तो इसका नुकसान आपको होगा, आपके परिवार को होगा। आपने और हम में से कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है इस वक्त देश में जिसने अपने किसी परिजन को, अपने किसी बच्चे को, अपने किसी रिश्तेदार को ना खोया हो, अपने किसी दोस्त को ना खोया हो। यह सवाल आप खुद से पूछिए, मैं गलत कह रहा हूं क्या? इतनी बड़ी आपदा थी और आज की तारीख में इस सरकार का सिर्फ एक काम है, प्रोपेगेंडा। जो लोग सवाल उठाते हैं उसे दबाना, और यह प्रोपेगेंडा किया जाता है इनके बिकाऊ मीडिया के जरिए।
जिसे शर्म आनी चाहिए। मगर हमारा कार्यक्रम सुनिए सरकार है दोस्तों, ये मुद्दे तो हम उठाते रहेंगे, चाहे किसी को जितनी भी मिर्ची लगती रहे, चाहे किसी को जितनी भी तकलीफ होती रहे, ये मुद्दे तो हम उठाएंगे, क्योंकि इनका सीधा ताल्लुक आम इंसान के साथ है और हम आम इंसान के हक की बात करते हैं। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।